नमस्कार मित्रों, मैं त्रिभुवन सिंह स्पर्धा द कंपटीशन की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज आप लोग मेरे द्वारा हिंदी पढ़ेंगे और हिंदी में आज का नया चैप्टर आपका रहेगा जो कि वर्ण विचार है और आने वाले वनडे एग्ज़ाम में सभी प्रकार से ये कारगर रहेगा, चाहे आपका वो टेट हो या सुपर टेट हो या चाहे वो लेखपाल हो। वनडे एग्ज़ाम में जिसमें भी हिंदी आती है वो आप सभी के लिए बहुत कारगर होने वाली है। तो हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं वर्ण विचार के करेंगे। वर्ण विचार पर बात अगर की जाए तो सबसे पहले बात आती है कि ये वर्ण क्या है, वर्ण होता क्या है और इसकी कहाँ से प्राप्ति हुई है, क्या चीज़ें, वो सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं। सबसे पहले वर्ण विचार से पहले एक बात आती है किसकी, ध्वनि की। किसकी बात आती है भैया, ध्वनि की। सबसे पहले पूर्व में हम लोगों को वर्ण के बारे में या किसी भी भाषा के बारे में ज्ञान नहीं था। उस समय व्यक्ति किस प्रकार से भाषा का आदान प्रदान करता था, तो उस समय की बात आती है तो वहाँ पर व्यक्ति मौखिक रूप से और सांकेतिक रूप से भाषा का आदान प्रदान करता था। उस समय की बात है जब लोग व्यक्ति ध्वनि का प्रयोग करते थे। उस समय ध्वनि को जब हम लोगों ने यहाँ पर बोला जाता है कि भाषा की मौखिक इकाई क्या है, तो आंसर आता है कि भाषा की मौखिक इकाई आपकी ध्वनि होती है। भाषा की मौखिक इकाई क्या होगी आप लोगों की, ध्वनि होती है। इसी भाषा की मौखिक इकाई को बदल के यहाँ पर लिखित बना दिया गया और लिखित इकाई क्या कहलाने लगी, लिखित इकाई आपकी वर्ण कहलाती है। लिखित इकाई क्या होगी बच्चों, यहाँ पर ध्यान से समझेंगे आप लोग। भाषा की मौखिक इकाई क्या होती है, ध्वनि होती है, और भाषा की लिखित इकाई क्या होगी, वर्ण। इसका मतलब ये हुआ जब ध्वनि को यहाँ पर लिखा गया वर्ण के रूप में, वो क्या कहलाने लगी, आपकी वर्ण कहलाने। ध्वनि को जब लिखित रूप दिया गया तो क्या कहलाने लगी, वर्ण कहलाने लगी। और यहां पर वर्ण पर ये बातें आती। इसके बाद में वर्ण के बाद में एक चीज और आती है जिसका नाम है शब्द। ये शब्द क्या वाला है ये भी समझ लीजिए आप लोग, होता क्या है। यहां पर शब्द की बात आती तो शब्द क्या होता है। यदि आपसे पूछा जाए कि भाषा की सार्थक इकाई क्या होगी, भाषा की सार्थक इकाई क्या होगी, तो होता है शब्द। भाषा की सार्थक इकाई क्या कहलाएगी मित्रों, शब्द कहलाती है। क्योंकि यहां सार्थक का मतलब होता है एक अर्थ के सहित में, तो शब्द का कुछ ना कुछ अर्थ होता है, इसलिए सार्थक इकाई क्या कहलाती है, शब्द कहलाती है। यदि आगे हम लोग और बढ़े तो भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की इकाई क्या कहलाएगी, तो भाषा की इकाई आपकी होगी वाक्य। क्या होगी भैया, वाक्य होगी। वाक्य का मतलब क्या होगा, यहां पर वाक्य इसलिए भाषा के आधार पर, भाई मान के चलिए आपने किसी से व्यक्ति से या किसी पर्सन से आपने बात की, तो आप जब तक अपना पूरा वाक्य नहीं बोलेंगे तो सामने वाले आपके भाव को कैसे समझ पाएगा। इसलिए भाव और भावार्थ के आधार पर भाषा की इकाई क्या होगी या सार्थक इकाई क्या होगी, वाक्य होगी। और यहां भाषा की सार्थक इकाई क्या होगी, शब्द होगी। और भाषा की लिखित इकाई क्या कहलाती है, वर्ण। और भाषा की मौखिक इकाई क्या कहलाती है, ध्वनि। आपसे एग्जामिनर प्रश्न ऐसे पूछता है कि भावार्थ के आधार पर भाषा की इकाई क्या होती है, तो आंसर होगा आपका वाक्य। और यदि एग्जामिनर आपसे पूछता है कि भाषा की सार्थक इकाई क्या होगी, तब आंसर होगा आपका शब्द। और यहां आपसे यह पूछ लिया जाए कि भाषा की लिखित इकाई क्या होती है, तो वर्ण होगी। और भाषा की मौखिक इकाई आपसे अगर पूछी जाएगी तो वो क्या होगी, आपकी ध्वनि। इतनी बात आपको क्लियर है। अगर ये बात आपको क्लियर है आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं यहां से हट जाता हूं, आप लोग यहां से अपना स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे बढ़े हम लोग। इसके बाद में आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं अब इसको मिट देता हूं, बच्चा थोड़ा परेशान ना होना। अभी हम लोग
खाली व्हाइट बोर्ड का ही प्रयोग कर रहे हैं, कुछ दिनों बाद हम लोग डिजिटल बोर्ड का भी प्रयोग करेंगे। इसलिए आप लोग बिल्कुल धैर्य बनाए रखें और शांति से इस क्लास को पढ़ते रहें। आप लोगों से जो भी प्रश्न पूछे जाएं उसके आंसर यस या नो में आप लोग देते रहिए, ताकि आप लोगों के इंटरेस्ट बना रहे, आप लोग इस क्लास को पढ़ते रहें आराम से। इसलिए क्योंकि आप जब भी कहीं पर बैठते हो वहां पर आपको यस और नो में आंसर बिल्कुल देना है। कॉपी किताब आप लोग लेकर बैठा करें, जिससे आप लोग आपके लिए जो भी अच्छी चीजें लगे वो आप इनको लिख सकें। आगे हम लोग बढ़ते हैं वर्ण विचार पर। वर्ण विचार में बात आती है वर्णमाला की। किसकी बात आएगी भैया? वर्णमाला की बात आती है। वर्णमाला क्या होता है? यहां माला शब्द का सब प्रयोग किया गया कि माला शब्द क्या है। तो माला तो आप लोग जानते हो इस तरीके की एक माला होती है, लेकिन यहां किसकी माला है? ये वर्णमाला है। यहां पर पाणिनि के अनुसार बहुत अच्छी तरीके से, बहुत सुंदर तरीके से वर्णमाला को सजाया गया। वर्णमाला में यदि आपसे कभी कोई पूछे कि वर्णमाला के कितने पार्ट आते हैं, तो वर्णमाला के दो पार्ट होते हैं। एक तो होगा आपका स्वर, दूसरा होता है आपका व्यंजन। एक पार्ट होगा आपका स्वर, दूसरा होगा आपका पार्ट व्यंजन होता है वर्णमाला में। यदि आपसे कभी यह पूछा जाए कि कुल वर्ण कितने होते हैं, कुल वर्णों की अगर संख्या पूछी जाती है तो वर्ण कुल कितने होते हैं? आप लोग सभी लोग जानते होंगे कितने होते हैं। 52 आपके कुल वर्ण होते हैं, जिसमें अगर आपसे पूछा जाए कि स्वरों की संख्या क्या होती है तो आप लोग बताएंगे कितना होता है? 11 होगा। कितने होंगे भैया? 11 स्वर होते हैं आपके यहां पर। और व्यंजनों की बात पूछी जाती है तो व्यंजनों की संख्या कितनी बताई जाती है? 33 आपके व्यंजन बताए जाते हैं। स्वर कितने होंगे? 11। लेकिन आप लोग जानते होंगे ये तो टोटल 52 कैसे होगा? ये तो टोटल कितना बना आपका? ये तो आपका 44 बन गया। तो वर्णों की संख्या अगर कभी भी आपसे पूछी जाए कि उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो आप आंसर बताएंगे 44। लेकिन अगर आपसे कभी यह पूछ दिया जाए कि कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो आंसर होगा आपका 52। ये जो स्वर होते हैं ये 13 कब बन जाते हैं, ये भी आप लोगों को पता होने चाहिए। अगर आपसे कभी ये पूछा जाए स्वरों की संख्या कितनी है, वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, तो आप आंसर देंगे 11। लेकिन अगर आपसे कभी ये पूछा जाए कि कुल वर्णों की संख्या कितनी है, सॉरी कुल स्वरों की संख्या कितनी है, कुल स्वरों की संख्या कितनी होगी, तो कुल स्वरों की संख्या आपकी कितनी हो जाएगी भैया? कुल स्वरों की संख्या पूरा लिख देता हूं मैं। कुल स्वरों की संख्या कितनी हो जाएगी? 13। अब ये 13 कब बन जाते हैं? इसमें एक बात आती है, दो एक वर्ण जुड़ते हैं, एक तो होता अंग, दूसरा जोड़ा जाता है आहा। कौन सा जोड़ा जाएगा भैया? अंग और आहा। यदि आपसे कभी यह पूछा जाए कि ऐसे कौन से दो वर्ण हैं जो ना तो स्वर हैं, जो ना तो स्वर हैं और ना ही व्यंजन, तो ऐसे कौन से दो वर्ण हैं? ऐसे दो वर्ण अंग और आहा हैं। इन दोनों का जो नाम होता है, उन दोनों का नाम होता है अयोगवाह। क्या होता है? अयोगवाह। अयोगवाह इन दोनों वर्णों का नाम होता है। अयोगवाह का मतलब क्या होगा? अयोगवाह का मतलब होगा, इसको देखो ना तो स्वर में रखा जा रहा हो ना ही व्यंजन में। लेकिन कभी आपसे अगर यह पूछ दिया जाए कि सर इनको 13 क्यों लिख दिया गया, तो कुल स्वरों की संख्या 13 इस वजह से कि अंग और आहा, हम लोग जब भी स्वरों की मात्रा को गणना की जाती है तो स्वरों की मात्रा में अंग और आहा ये दोनों वर्ड भी इसमें सम्मिलित होते हैं। क्योंकि यहां पर अगर देखा जाए ये अंग और आहा, यहां पर जब भी जोड़ा जाएगा तो किस हिसाब से बन रहा है? अंग के आ के साथ में अंक, ये मात्रा, ये बिंदी रखी जा रही है। और आहा में क्या होगा? आ प्लस और ये तो पॉइंट रखे जा रहे हैं। लेकिन अगर यहां पर स्वर की बात की जाए, स्वर होता क्या है और व्यंजन क्या होता है, तो ध्यान से आप लोग समझेंगे कि स्वर होते क्या है। यहां पर आप लोगों से कभी भी पूछा जाए स्वर होते क्या है, तो स्वर आपके स्वतंत्र होते हैं। क्या होते हैं? वो वर्ण, वो ध्वनि जिनके खंडन आप नहीं कर सकते हैं, उनको क्या बोला जाता है? स्वर बोला जाएगा। और स्वरों के लिए एक मात्र एक शब्द प्रयोग किया जाएगा कि इनको क्या बोला जाएगा? स्वर जो होते हैं हमारे स्वतंत्र होते हैं। जितने भी स्वर होते हैं वो किसी की सहायता के भी बिना बोले जाते हैं। लेकिन व्यंजन की अगर बात की जाए तो ये स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। स्वरों की सहायता से अगर बोले जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? व्यंजन। और जो स्वतंत्र होते हैं वो क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। ठीक है, तो आप लोग इतना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हम लोग इससे और आगे बढ़ते हैं, ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग। हम लोग क्या पढ़ रहे थे, यहां पर बात आती है कि ये जो अयोग वाय होते हैं ना तो स्वर होते और ना ही व्यंजन होते, ऐसे खाली दो ही वर्ड होते हैं हमारे। कई बार कई एग्जामों में यह पूछा गया कि अयोग वाय होते क्या हैं, तो यहां पर आप लोग समझेंगे कि जो स्वर होते वो स्वतंत्र होते और जो व्यंजन होते वो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। यदि स्वरों की सहायता से बोले जा रहे लेकिन यहां पर स्वर तो स्वतंत्र होते, लेकिन आ के साथ में अंग, ये बिंदी कैसे लगी, ये तो दो से मिलकर बनता है। लेकिन हम लोग जब स्वर में देखते हैं तो ये व्यंजन की भांति काम करता है। यदि हम व्यंजन पर किसी व्यंजन पर अंग की बिंदी रख देते हैं तो ये स्वर की भांति काम करता है। का के बाद में अगर यासी अंग की बिंदी बोली जाती तो कंग बोला जाएगा, तो का के साथ में क्या बोला जा रहा है भैया, अंग की बिंदी। तो यहां जब हम व्यंजन पर जाते हैं ये तो स्वर की भांति कार्य करता है, जब हम लोग स्वर पर जाते तो ये व्यंजन की भांति कार्य करता है। इसलिए जो ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन है, इसलिए इसके लिए एक शब्द क्या बनता है, अयोग वाय। यदि अयोग वाय की एक बात की जाएगी तो आ प्लस योग और प्लस वाय, आ प्लस योग प्लस वाय, इसका मतलब ये निकल के आता है कि आ के योग से बनने वाला शब्द और व्यंजन का वहन कर, ये वाह का मतलब होता है वहन करना, वहन का मतलब होता है, वहन करने का मतलब है किसी का भार ढोना, किसी का भार ढोना। तो भार ढोने आ के योग से व्यंजनों का जो भार ढोता है उसको अयोग वाह कहा जाता है। उसका क्या उसको क्या बोला जाएगा, अयोग वाह वर्ड बोला जाता है। अब हम लोग आगे बढ़ते स्वर की तरफ से, और स्वर क्या होंगे यहां समझेंगे चीजों को। स्वरों की संख्या कितनी बताई गई आपको, तो आप लोग याद रखेंगे स्वरों की संख्या है आपकी 11, और लिखित रूप से स्वरों की संख्या कितनी होती है, 13। लिखित रूप से स्वरों की संख्या कितनी बताई गई है, 13 बताई गई है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि स्वर और कितने प्रकार से देखे जा सकते हैं। तो स्वरों की अगर बात की जाए, स्वरों को कैसे वर्गीकरण किया गया, स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों का वर्गीकरण अगर हम लोग देखेंगे तो स्वरों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया गया। पहला तो होता है आपका मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। दूसरा आ जाएगा आपका उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा कौन सा हो जाएगा भैया, उत्पत्ति के आधार पर। और तीसरा आपका बनेगा इसमें ओष्ठ के आधार पर, ओष्ठ के आधार पर। और चौथा आपका बनेगा जीव के या जिह्वा के आधार पर, जिह्वा के आधार पर। मात्रा के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, ओष्ठ के आधार पर और जीव के आधार पर हम लोग यहां पर देखेंगे। तो आप लोग आगे की चीजें और भी पढ़ेंगे, वो कौन कौन सी होगी इसमें। मात्रा के आधार पर क्या देखना है हम लोगों को, उत्पत्ति के आधार पर क्या देखेंगे, ओष्ठ के आधार पर क्या देखने को मिलेगा और जीव के आधार पर क्या देखने को मिलेगा। तो ये स्वरों का वर्गीकरण हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। हम लोग स्वरों का वर्गीकरण एक एक कर यहां पर पढ़ना होगा, एक एक करके स्वरों। मात्रा के आधार पर या इसी को बोला जाता है उच्चारण के आधार पर, या इसी को क्या बोला जाएगा, उच्चारण के आधार पर। तो मात्रा के आधार पर या उच्चारण के आधार पर हम लोग एक एक कर पढ़ेंगे यहां पर कि मात्रा के आधार पर कौन कौन से होते हैं। तो मात्रा के आधार पर आप लोग 3 स्वरों को पढ़ेंगे। कितने पढ़ेंगे, 3 को पढ़ते। 3 कौन कौन से, पहली बात आती है आपके, किसकी बात होती है, ह्रस्व स्वर की। किसकी बात होगी आपकी, ह्रस्व स्वर की। दूसरी बात आती है आपकी दीर्घ स्वर की। किसकी बात होगी भैया, दीर्घ स्वर की। और तीसरी बात आती है आपकी प्लुप्त स्वर की। किसकी बात होगी भैया, प्लुप्त स्वर की या प्लुत स्वर की, ये इसका नाम होता है। तो ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर क्या होते हैं हम लोग एक एक करके इनको समझेंगे। तो यहां मात्रा के आधार पर या उच्चारण के आधार पर अगर देखा जाए तो ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर में से सबसे पहले यहां पर ह्रस्व स्वर होते क्या हैं, वो स्वर जिनमें दीर्घ स्वर से कम समय लगता है बोलने में उनको ह्रस्व स्वर बोला जाता है। और दीर्घ स्वर क्या होते हैं, जो प्लुप्त स्वर से भी कम समय
समय लेते हैं उनको दीर्घ स्वर बोला जाता है, और प्लुप्त स्वर इन सबसे ज्यादा समय लेता है। तो अगर यहाँ मात्रा के आधार पर देखा जाए तो जिसमें एक मात्रा का समय लगता है उसको ह्रस्व स्वर बोला जाता है, और जिसमें 2 मात्रा का समय लगेगा उसको दीर्घ स्वर बोला जाता है, और प्लुप्त स्वर में 3 मात्रा का समय लगता है। तो यहां पर अगर देखा जाए तो एक एक करके हम लोग देखेंगे ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं, या इसी को लघु स्वर भी कह देते हैं, या इसी को मूल स्वर भी कह देते हैं। तो छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ कौन सा होगा, छोटी ई, छोटा ऊ, और आपका रे। तो यहां पर दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं, बड़ा आ, ये इनकी संख्या कितनी होगी, 7 होगी। बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ और औ, इनकी संख्या कितनी होती है, तो इनकी संख्या कितनी हो गई, 4 होती है। इनकी संख्या कितनी हो गई, 7 होती है। यदि आपसे कभी यह पूछा जाए ह्रस्व स्वर क्या होते हैं, तो छोटा, छोटी, छोटा, री, इनको बोलने में बहुत ही कम समय लगता है। अगर दीर्घ स्वर की बात की जाएगी तो इन्हें ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, बड़ा आ, बड़ी, बड़ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, और ये क्या होंगे आपके 7 होते हैं। प्लुप्त स्वर की अगर बात की जाएगी, अच्छा अगर इसी में अगर हम लोग एक बात और देख लेते हैं कि यदि आपसे कभी यह पूछ लिया जाए कि आपके दीर्घ स्वर में सभी के सभी क्या दीर्घ होते हैं, या सभी के सभी आपके, जैसे आपने लिखा बड़ा, बड़ी और बड़ऊ, ए, ऐ, ओ और औ। यदि आपसे कभी यह पूछा जाए कि निम्नलिखित में से संयुक्त स्वर कौन से हैं, तो आप लोग टिक करेंगे किस पर, ये जो होते हैं आपके, इनको बोला जाता है, इनको क्या बोला जाएगा, संयुक्त स्वर। इनको क्या बोला जाएगा, संयुक्त स्वर बोला जाता है। लेकिन अगर यह पूछ दिया जाए कि सर इनको संयुक्त स्वर क्यों नहीं बोला जाता है, लेकिन कैटेगरी वही रहती है दीर्घ स्वर की। यदि आपसे कभी यह प्रश्न पूछा जाए कि दीर्घ स्वर कितने होते हैं, तो आप किस पर टिक करेंगे, 7 पर। लेकिन अगर यह पूछ दिया जाए कि सारे के सारे संयुक्त होते हैं, तो नहीं, इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। लेकिन ये दीर्घ क्यों नहीं होते, ये सॉरी ये संयुक्त क्यों नहीं होते, ये आपके संयुक्त होते ही, ये दीर्घ भी होते हैं, ये संयुक्त भी होते हैं, लेकिन ये संयुक्त क्यों नहीं होते हैं, उसका एक कारण है, यहां पर हम लोग समझेंगे। यहां पर जब भी अगर हम लोग छोटा आ को अगर छोटा आ के साथ में मिला देते हैं तो बनता है आपका बड़ा, क्या बनेगा भैया, बड़ा मिलेगा। यदि हम छोटा ई के साथ में छोटे ई के साथ में क्या मिला दिया जाए, दोनों को मिलाया जाएगा तो क्या बनेगा, बड़ी बनती है। इसको दीर्घ और इसको बड़ा बोलते हैं। और इसमें अगर छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ किया जाता है तो क्या बनता है, आपका बड़ा ऊ बन जाता है। लेकिन यहां पर अगर बात की जाती है छोटा आ के साथ में यदि ई को मिलाया जाता है तो ए बनता है, क्या बनेगा भैया, ए बनेगा। यदि छोटा आ के साथ में यदि ए को मिला दिया जाता है तो क्या बनता है, आपका ऐ बनता है। यदि छोटा आ के साथ में यदि छोटा ऊ को मिला दिया जाए, किसको मिलाया जाए भाई, छोटा ऊ को मिला दिया जाएगा तो बनेगा आपका ओ, क्या बनेगा, ओ। यदि छोटा आ के साथ में यदि ओ को मिला दिया जाए तो बनता है आपका औ बनता है। लेकिन एक बात ये समझ में आती है, ये भी बनते हैं और ये भी बनते हैं, लेकिन ये संयुक्त कहलाते हैं और ये क्या कहलाते हैं, आपके दीर्घ ही खाली कहलाते हैं। इनको आप संयुक्त नहीं कहते हैं। उसका कारण एक ये है कि यहां पर दो आप लोग जब भी बनाते हैं, 2 विजातीय स्वरों को मिलाकर बनाया जाता है, और यहां पर जब भी बनाए जाते हैं दोनों के दोनों सजातीय होते हैं। 2 वर्ड आपको यूज करने हैं, एक तो आता है सजातीय वर्ण, क्या आएगा आपका, सजातीय वर्ण। यहां पर सजातीय वर्ण होते हैं और यहां पर क्या बनते हैं भैया, आपके विजातीय वर्ण। कौन से वर्ण बनते हैं, विजातीय वर्ण। अब एक बात आप लोग खुद में बताओ, जो विजातीय होंगे उनको संयुक्त बोला जाएगा, क्योंकि ये दोनों के दोनों अलग अलग जाति के होते हैं और दोनों को मिलाकर संयुक्त बोला जाता है। लेकिन एक ही परिवार के एक ही वर्ण होते हैं, उनको सजातीय वर्ण बोला जाता है, और उनके मिलने पर उनको खाली दीर्घ ही बोला जाता है। क्या बोलेंगे आप लोग, इनको खाली दीर्घ ही बोलते हैं और इनको क्या बोलते हैं, संयुक्त स्वर। यदि आपसे कभी यह पूछ दिया जाए कि आपके जो सारे के सारे दीर्घ स्वर होते हैं क्या वो सब के सब संयुक्त होते हैं, तो ऐसा निश्चित नहीं। तो स्वरों की संख्या आपसे अगर ये पूछा जाए कि संयुक्त स्वर कितने होते हैं तो 4 होते हैं, और यदि आपसे पूछा जाए कि दीर्घ स्वर कितने होते हैं तो सब के सब कितने होते हैं भैया, 7 होते हैं। सब के सब 7 होंगे आपके। अब आती है बात इसकी प्लुप्त स्वर की। तो प्लुप्त स्वर का प्रयोग होता क्या है, आप लोगों ने कभी कभी इस तरीके से बना हुआ देखा होगा, कभी कभी आपने इस तरीके से बना देखा हुआ। ये है क्या बला, इस बला को हम लोग समझते हैं जब कभी भी
कहीं पर भी नाटक हो रहा हो या कहीं पर भी गायन हो रहा हो या किसी को पुकारा जा रहा हो तो वहां पर प्लुप्त स्वर का प्रयोग किया जाता है, ये दिखाई नहीं देते हैं। उसका कारण ये है कि हमारी किताबों में, नई नई किताबों में उसमें ये सब नहीं मिलता। पुरानी किताबों आप ग्रंथ वगैरह देखेंगे उसमें इन शब्द का प्रयोग होता है। उसका कारण क्या, जैसे मैंने मान के चलिए किसी व्यक्ति को पुकारा और उसका नाम था ओम, किसी व्यक्ति को मैंने बुलाया और उसका नाम क्या था, ओम। यदि कोई व्यक्ति दूर खड़ा होगा तो क्या आप उसको खाली ओम कहकर बुला सकते हो? नहीं बुला सकते। उसके लिए आपको उच्च स्वर में बोलना पड़ेगा और उच्च स्वर में जैसे ही बोलेंगे उसमें इस तरीके की मात्राओं का प्रयोग करना पड़ेगा। आप तब उसी व्यक्ति को बुला पाएंगे, तब उसमें बोलेगा ओम। जब दूर तक चिल्लाने की आवाज जाती है तब वहां पर इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। यहां पर गायन में जब कभी भी कोई व्यक्ति ले लेता है तो वहां पर गायन जब होगा तो वहां पर भी प्लुप्त स्वर का प्रयोग किया जाता है। किसी को पुकारने में, नाटक वगैरह सब में इस प्लुप्त स्वर का प्रयोग किया जाता है। यदि आप इन चीजों को समझ पा रहे हो तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं यहां से हट जाता हूं। आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका जो टाइप दूसरा था, इससे पहले हम लोग मिटेंगे, इससे पहले हम आपको एक बात और बता दें, आप लोग इसको लाइक और शेयर जरूर करते रहें। आप लोग ऐसे फ्री नहीं बैठना है आप लोगों को, ठीक है? पता चला आप लोग फ्री बैठे हैं, बस खाली लिखने में मजा ले रहे हैं। अरे भैया थोड़ी सी मेहनत आप लोग भी कर लीजिए, बटन दबाने में क्या जा रहा लाइक की है। अच्छा चलो भाई, हम लोग आगे आते हैं। दूसरा मैंने टाइप इसमें लिखा था उत्पत्ति के आधार पर। दूसरी बात आती है इसमें कौन सा स्वर होता है आपका, उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के अगर आधार पर आप लोग देखेंगे तो कौन कौन से होते हैं भैया, ये आप लोगों ने समझा होगा। कुछ नहीं, थोड़ा सा फर्क होता है, इसमें प्लुप्त स्वर का प्रयोग नहीं देखा जाता है। उत्पत्ति के आधार पर जब भी आती है तो दो पार्ट आते हैं आपके। एक तो आता है आपका ह्रस्व स्वर, कौन सा होगा आपका, ह्रस्व स्वर। दूसरा होता है आपका यहां पर संधि स्वर। ये आप लोगों ने नहीं देखा होगा, लेकिन आप लोग एक समझिए, एक ह्रस्व स्वर होता है, दूसरा संधि स्वर, और इसी को हम लोग कह देते हैं दीर्घ स्वर। इसी को क्या बोल दिया जाता है, दीर्घ स्वर बोला जाता है। इसी को क्या बोल देंगे आप लोग, दीर्घ स्वर। या इसी का एक और नाम होता है जिसको हम लोग कहते हैं गुरु स्वर। कौन सा हो जाएगा भैया, गुरु स्वर होता है। ह्रस्व स्वर और संधि स्वर, और संधि का मतलब यहां पर दो के मेल से बनना होता है, इसलिए इसको संधि स्वर भी कह देते हैं। ह्रस्व स्वरों की संख्या आप लोगों ने देखी है, छोटा, छोटी, छोटा ऊ और री को लिया जाता है। संधि स्वर में आपके बड़े वाले आ जाएंगे, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, और यहां पर ए और ओ, और कौन सा हो जाएगा आपका, आओ होता है। ये आपके चार रहेंगे। यहां पर उत्पत्ति के आधार पर ह्रस्व स्वर, संधि स्वर या इन्हीं को कह देते हैं दीर्घ स्वर या गुरु स्वर। इनमें से आप लोग अगर और छांटने की कोशिश करेंगे तो इनको बोला जाता है आपका, रखा जाएगा इनको दीर्घ स्वर के में, तो ये सब दीर्घ स्वर ही होते हैं। इनको संयुक्त स्वर कह देते हैं। इनको क्या बोला जाएगा, संयुक्त स्वर के अंतर्गत रखा जाता है। आगे हम लोग और बढ़ते हैं। आगे देखना, आप लोग देख लेना, इसको लिख लीजिए आप लोग। हम लोग तीसरा टाइप पढ़ेंगे। इसमें तीसरा टाइप क्या रहेगा आप लोगों का, देखते हैं हम लोग। तीसरा टाइप कौन सा बताया इसमें, यदि प्रकार पर जाते हैं, स्वरों का वर्गीकरण हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें तीसरा टाइप आपका रहेगा, तीसरा और चौथा टाइप आपका रह गया। तीसरा टाइप मैंने क्या लिखवाया यहां पर आपका, यहां पर ओष्ठ के आधार पर। किसके आधार पर भैया, ओष्ठ के आधार पर। ओष्ठ के आधार पर देखा जाए तो स्वरों का वर्गीकरण किया गया। ओष्ठ के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण दो प्रकार से होता है। एक तो होगा आपका आवृत्ताकार, आवृत्ताकार, और या इसी को आवृतमुखी कह देते हैं, और दूसरा होगा आपका वृत्ताकार। कौन सा होगा आपका, आवृत्ताकार, और दूसरा होगा वृत्ताकार। आवृत्ताकार कौन सा होता है आपका, आवृत्ताकार में कौन सा हो जाएगा, छोटा वाला। आवृत्ताकार में कौन सा हो जाएगा, जिसमें यहां पर स्वरों को बोलते समय यहां पर आपके ओष्ठ गोल ना हो। कैसे ना हो, आपके ओष्ठ गोल नहीं होंगे, वो आवृत्ताकार होगा। और जिसमें ओष्ठ आपके गोल हो जाएंगे वो क्या होगा आपका, यहां पर वृत्ताकार होगा, जिसमें ओष्ठों की स्थिति ऐसी हो जाएगी। और उनकी संख्या आप लोग अगर देखेंगे तो कौन सा होता है, छोटा ऊ और बड़ा ऊ और ओ और
औ होता है। इनकी यहाँ पर ये 4 संख्या, बाकी के सब इसी में आ जाते हैं। आवृत्ताकार में छोटा आ, बड़ा आ, छोटी, बड़ी और ए और ऐ, इनकी संख्या ये रखी जाती है। आवृतमुखी भी कह देते इसको, क्या बोल दिया जाएगा? आवृतमुखी। आवृतमुखी भी बोला जाता है इनको। और यहां पर वृत्ताकार में कौन सा हो जाएगा? ये वृत्तमुखी में भी बोला जाता है इनको। तो यहां पर ओ जब गोल हो जाएंगे, ओस्ट आपके गोल हो जाते हैं, उसको वृत्ताकार में छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ रखा जाता है। इसके बाद में चौथा टाइप आता है आपका जीव के आधार पर। किसके आधार पर? जीव के आधार पर स्वरों का अगर वर्गीकरण किया जाएगा तो उसमें आपको इस तरीके से बना लेना है। बहुत ही आसान तरीके से आप लोग इन चीजों को सीख पाएंगे। देखो भैया कैसे बना लेना है आपको। ये बनानी है आपको इतनी बड़ी जीभ या जिब्बा बना लेंगे आप लोग, और इसको आपको 3 पार्टों में डिवाइड कर देना है। ऐसे डिवाइड तो कर ही लेंगे आप लोग, ऐसे डिवाइड कर लीजिए। आप लोग अपनी अपनी जीभ को देखिए, क्या ऐसी जीभ है आप लोगों की? इस पार्ट को बोला जाता है, आपका पार्ट जो होगा उसको बोला जाता है पश्च, और इसको बोला जाता है मध्य, और इसको बोला जाता है अग्र। क्या बोला जाएगा? अग्र बोला जाता है। यदि कभी भी आपको रखने की बात आएगी कि मध्य में कहां पर स्वर रखा जाएगा, पश्चिम में कौन सा स्वर होगा और अग्र में कौन सा होगा, तो आप लोग ध्यान से समझेंगे। यहां पर आ रखा जाता है। कौन सा रखा जाएगा भैया? छोटा आ को। कहां पर रखने आपको? आम। यहां यदि अग्र की बात होगी, अग्र पार्ट में छोटी ई, बड़ी ई, ए और ऐ को रखा जाता है। और यहां पर आपके बाकी के बचे हुए बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और यहां पर ओ और औ। और एक इसमें और भी आता है आपका आगत स्वर, जिसको हम लोग इस तरीके से बना देते हैं। आगत स्वर जो होता है आप लोग समझिए, ये बड़ा आ से लेकर औ तक के बीच की मात्रा होती है। कभी कभी कोई पढ़ता है अपने प्रोनाउंसिएशन के आधार पर, कहीं कॉलेज पढ़ा जाता है, कहीं कॉलेज पढ़ा जाता है, इस आधार पर इसको पश्च में रखा जाता है और ये एक मात्रा होती है, ये आगत स्वर कहलाता है। क्या कहलाएगा आपका? तो हम लोगों ने स्वरों के वर्गीकरण के आधार पर आप लोगों ने 4 पढ़े, मात्रा या उच्चारण के आधार पर, और दूसरा था आपका उत्पत्ति के आधार पर, तीसरा ओष्ठ के आधार पर, चौथा था आपका जीव के आधार पर। यदि आपसे कभी भी पूछा जाएगा या एग्जामिनर आपसे पूछता है, तो एक बार यह पूछा गया है कि मध्य जीव के आधार पर मध्य की स्थिति में किस स्वर को रखा जाता है, तो आंसर होगा आपका छोटा आ। कौन सा होगा भैया? छोटा। यदि अब ये छोटा आ ना पूछ के आपसे पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित स्वरों में से कौन से जिह्वा के आधार पर आगे वाले पार्ट में रखा जाएगा या अग्र पार्ट में रखा जाएगा, तो इन 4 ऑप्शन में से कोई भी आपका एक ऑप्शन रख करके वो आपसे प्रश्न पूछ सकता है। तो आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखना है, इन चीजों को समझेंगे। अब इसके बाद में हम लोग आगे पढ़ते हैं। आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में हम लोग पढ़ते हैं व्यंजनों को। व्यंजनों को पढ़ना है हम लोगों को, और व्यंजन पढ़ेंगे तो किस आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण हुआ है, वो भी हम सब सारी चीजों को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो देखो भैया, वर्णमाला पर वर्ण विचार आपका चैप्टर था, उसमें हम लोगों ने स्वर पढ़ लिए हैं। यहां पर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? अब व्यंजन। व्यंजन पढ़ेंगे जिसकी संख्या मैंने क्या बताई है आपको? 33। कभी भी आपसे पूछा जाए कि व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो आंसर होगा आपका 33। यहां लेकिन कुछ चीजें और बढ़ जाती हैं, वो किस आधार पर बढ़ती है वो भी व्यंजन बताए गए। ये सब किसी की सहायता से बोले जाते हैं, ये स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। और यदि स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं तो आप लोग समझेंगे कैसे बोले जाते हैं। मान के चलिए मैंने आपको एक चैलेंज दिया कि आपको कोई भी व्यंजन बिना स्वर के बोल के दिखाना है, तो बता दीजिए इस का के साथ में कोई स्वर नहीं आना चाहिए और आप बोलकर दिखा दीजिए। तो मैं मान लूंगा कि इनको बिना स्वरों की सहायता से बोलना चाहिए। आपने बोला होगा का, लेकिन का के बाद में तुरंत आ गया, आपको आ लगाना ही नहीं है, बोल कर दिखा दीजिए आप लोग। यदि आपको बोलना है खा, तो खा के बाद में आ नहीं आना चाहिए, बोलकर दिखा दीजिए। यदि आप लोगों को बेबसी होगी, नहीं बोल पाएंगे, इसका कारण यह निकल के आता है कि स्वरों को, ये व्यंजनों को आप स्वरों की सहायता के बिना बोल नहीं सकते हैं, इसलिए इसकी आवश्यकता होगी। यदि आपसे कभी यह पूछा जाए इसकी सर इसमें ये जो मैंने का लिखा है, इसमें क्या स्वर भी सम्मिलित है? बिल्कुल स्वर सम्मिलित है। यदि आपको इसको शुद्ध रूप में लिखना है तो आपको शुद्ध रूप में कैसे लिखना पड़ेगा? हल के साथ में हलंत नीचे लगाना पड़ेगा, वह आपका स्वर कैसा होगा? ये शुद्ध रूप से स्वर माना जाएगा। और इसमें क्या होगा? असम्मिलित होगा। और जब भी काका यहां पर
ऐसे लिखा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, इस का को मैंने इस फॉर्म में लिखा तो का के साथ में हलंत हुआ, इसका मतलब का अधूरा हो गया और ये स्वर आपका निकल गया। इसको कहते हैं वर्ण विच्छेदन। इसको क्या बोला जाता है भैया, वर्ण विच्छेदन के नाम से। आगे इससे प्रश्न भी आने लगे हैं कि कभी एक शब्द को तोड़ना पड़ेगा, उसमें शब्दों को कैसे तोड़ के रखा जाता है। जैसे मैंने मान के चलिए यहां पर लिखा है मैंने रमेश को, और रमेश को जैसे लिखा तो यहां पर आप लिखने का तरीका जो होगा, के साथ में आ बनेगा, मां के साथ में एक ही मात्रा लगेगी और प्लस ये सा होगा, वो भी अधूरा होगा, और जिसके साथ में आ होगा। इसको कहते हैं वर्ण विच्छेदन। इसको क्या बोला जाएगा भैया, वर्ण विच्छेदन बोला जाता है। इसी वर्ण विच्छेदन के आधार पर हम लोग संधि कर पाते हैं। इसी वर्ण विच्छेदन के आधार पर क्या कर पाते हैं हम लोग, संधि कर पाते हैं। तो हम लोग आगे और बढ़ते हैं इसमें कि स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले व्यंजनों को, और स्वरों की सहायता से अगर व्यंजन बोले जा रहे हैं तो कितने प्रकार से होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं हम लोग आगे देखेंगे। भाई आप लोग ऐसे बना लेना, ऐसे बना करके आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है। यहां पर देखो सबसे पहले बात आती है स्पर्श व्यंजनों की। किसकी बात होगी आपकी, स्पर्श व्यंजनों की। स्पर्श व्यंजनों की बात अगर की जाएगी, और दूसरी बात आती है आपकी अंतस्थ व्यंजन की। कौन सी बात होगी भैया, अंतस्थ व्यंजन की। तीसरी बात आती है यहां पर ऊष्म व्यंजन की। किसकी बात होगी भैया, ऊष्म व्यंजन की। और चौथी बात आती है आपकी, इसमें आपको रखना पड़ेगा, किसको रखेंगे आप लोग, संयुक्त व्यंजन को। किसको रखेंगे, संयुक्त व्यंजन को। और एक और पार्ट में हम लोग यहां पर लिखेंगे, एक और जिसका नाम है उच्छिप्त व्यंजन। कौन सा नाम होगा भैया, उच्छिप्त व्यंजन। ये पार्ट आपके डिवाइड होते हैं व्यंजनों में, और व्यंजनों में ये पार्ट डिवाइड होते हैं तो यहां पर 33 ना होकर के संख्या भी बढ़ेगी। तो आप लोग देखेंगे स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 25। कितनी होगी, 25 होगी। और जिसमें अंतस्थ व्यंजनों की संख्या अगर पूछी जाएगी तो कितनी होगी, 4 होगी। ऊष्म व्यंजनों की संख्या अगर पूछी जाएगी तो कितनी होगी, 4 होगी। और संयुक्त व्यंजनों की संख्या अगर पूछी जाएगी तो कितने होंगे, 4 होंगे। जिसमें से उच्छिप्त व्यंजनों की संख्या अगर आपसे पूछी जा रही तो कितने होंगे भैया, 2 होंगे। कितने होंगे, 2 होंगे। तो यदि आप लोग जोड़ने को बैठेंगे तो संख्या बढ़ेगी। यहां पर हम लोग बात करते स्पर्श व्यंजन क्या है। स्पर्श व्यंजन होते क्या हैं तो समझेंगे हम लोग। जब हमारी किसी भी वर्ड को बोलते समय जिह्वा का स्पर्श हो जाए कहीं पर, उसी को क्या बोला जाएगा, स्पर्श व्यंजन बोला जाता है। तो स्पर्श व्यंजन में हम लोग देखते हैं इसमें 5 वर्ग पाए जाते हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। कितने वर्ग पाए जा रहे हैं आपके, 5 वर्ग पाए जा रहे हैं, का, चा, टा, ता, पा। यदि आप इन सब को पढ़ते हैं तो हिंदी में पढ़ा जाता है, एक साथ याद करने का तरीका रहता है कचट तप। क्या रहेगा तरीका, कचट तप का आपका ये तरीका रहता है इसको पढ़ने का। यदि आप इसको संस्कृत में पढ़ते हैं तो उसमें पढ़ा जाता है कूचू, टू तू, पू। इसको पढ़ने का तरीका क्या होगा, इसमें छोटा ऊ की मात्रा जब भी लग जाती है वो वर्ग को संकेतित करता है। तो यहां पर का वर्ग में यहां देखे जाएं तो कितने वर्ण होंगे, 5 हो गए। उस यहां चा वर्ग में कितने होंगे, 5 हो गए। और टा में कितने होंगे, 5 होंगे। ता में कितने होंगे, 5 होंगे। और पा वर्ग में कितने होंगे, 5 होंगे। टोटल अगर ऐड किया जाएगा तो कितने हो जाएंगे आपके, 5 हो जाएंगे। अंतस्थ व्यंजन अगर देखे जाते हैं तो अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होंगे, यहां पर ये रहते हैं आपके 4। कौन से रहते हैं भैया, 4 रहते हैं। तो 4 कौन कौन से होंगे, या, रा, ला और वा। या, रा, ला। कई बार पूछा गया एग्जाम में कि अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो आप बताएंगे 4 होते हैं, या, रा, ला और वा होता है। यदि आप इसमें और जाते हैं तो या और वा के लिए एक नाम दिया जाता है। या और वा के लिए एक नाम दिया जाता है जिसका नाम है अर्धस्वर। क्या नाम है भैया, अर्धस्वर इसका नाम होता है। कभी आपसे पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से अर्धस्वर कौन से होंगे, तो या और वा में से या तो दोनों में से एक होगा, या दोनों एक साथ लिखे होंगे तो उनकी संख्या आपको बतानी। अर्धस्वर कौन कौन से होंगे, या और वा अर्धस्वर होंगे। रा का नाम क्या होता है,
और ला का नाम क्या होता है। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि रा का नाम क्या होगा, ला का नाम क्या होता है। मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताता हूं कि ला के साथ में कभी ला नहीं आता है, ला के साथ में कभी ला नहीं आता है। तो इसका मतलब यह हुआ इस रा को हम लोग क्या बोलेंगे, लुंठित। इस ला को क्या बोलेंगे, लुंठित बोलेंगे। और ला को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग पार्श्विक व्यंजन। क्या बोला जाएगा, पार्श्विक व्यंजन। इसको लुंठित या प्रकंपित बोला जाता है। क्या बोला जाएगा, लुंठित या प्रकंपित। तो आपको याद ये रखना होता है कि बच्चा ये भूल जाता है कि ला को लुंठित बोला जाए या रा को लुंठित बोला जाए, तो ला के साथ में कभी ला नहीं आएगा और रा के साथ में ला आता है, इसलिए इसको लुंठित या प्रकंपित बोला जाता है और ला को पार्श्विक व्यंजन बोला जाता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो यहां पर ऊष्म व्यंजन की बात की जाएगी। तो ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4 होती है, जिसमें से आपके आते हैं ये सा, ये वाला सा और ये वाला सा और ये हा आता है। इन तीनों में अगर देखा जाए तो इन तीनों सा को बोला जाता है ऊष्म संघर्षी, ऊष्म संघर्षी व्यंजन, ऊष्म संघर्षी व्यंजन। क्योंकि इन तीनों सा को बोलते समय हमारे मुख से ऊष्मा निकलती है, इसलिए इनको ऊष्म संघर्षी व्यंजन भी कह देते हैं। और हा के लिए एक नाम दिया जाता है, इस हा को कहते हैं हम लोग काकल्य। क्या बोला जाता है, काकल्य बोल दिया जाता है, या इसी को बोला जाता है स्वर यंत्री। क्या बोल दिया जाएगा आप लोग, स्वर यंत्री। मंत्री ना लिख देना आप लोग, नहीं पता चले मंत्री बना दो। स्वर यंत्री होता है, काकल्य होगा। हा का नाम क्या होगा, काकल्य या स्वर यंत्री होता है इसका नाम। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, इसमें से भी टेट में कई बार एग्जाम में पूछा गया है और भी अन्य एग्जामों में इसमें पूछा जा रहा है बार बार। आप लोग इसको ध्यान से पढ़ेंगे। इसमें जो वर्ण आते हैं वो आते हैं आपके, ये छत्र होता है, ये त्र होता है और ये आपका ज्ञ हो गया और एक और होता है आपका स्रा हो गया। ये 4 को रखा जाता है। किसको रखा जाएगा, छत्र, ज्ञ और स्रा को रखा जाता है। कभी आपसे ये पूछा गया था इसमें कि छत्र जो है वो किन वर्णों से मिलकर बनता है, तो आप लोग ध्यान से समझेंगे। का प्लस सा के साथ में क्या बनता है भैया, तो पहला वाला हमेशा अधूरा रहता है। एग्जामिनर क्या करता है, दोनों को हलंत लगा के दे देगा या पहले वाले को पूरा बना के दूसरे वाले को अधूरा बना के दे देगा। उसके पूछने का होता है, आपको एग्जामिनर की बातों में नहीं फंसना है, आपको अपना याद रखना है। और अपना याद रखने के लिए का पहला अधूरा रहेगा, सा पूरा रहेगा। और आप लोगों का अगर ध्यान भूल जाए तो आप लोगों को याद रखना है, इंग्लिश ज्यादा पढ़ते हो आप लोग तो इसकी इंग्लिश क्या होती है, के एस एच। और के से आप लोग याद रखेंगे का को और एस एच से याद रखेंगे इस वाले सा को। ये बीच वाला सा जो होता है इस पा वाले सा को याद रखेंगे। यदि इसकी बात होती है तो ये ताव प्लस रा से मिलकर बनता है, और यदि इसकी स्पेलिंग की बात की जाए तो ये बनती है टिया। तो यहां से टा के लिए टी बना दिया जाए और रा के लिए क्या बना दिया जाएगा, आर बना दिया जाएगा। तो आप लोग ध्यान को समझेंगे। इसके बाद में ज्ञ की बात आती है। किसकी बात आती है, ज्ञ की। और ज्ञ की बात होती है तो इसके लिए जो बनता है वो होता है जा प्लस या बनता है। क्या बनेगा भैया, जा प्लस या से ज्ञ बनता है। और इसके बाद में आपका बनता है स्रा। स्रा किससे बनके मिलता है, सा प्लस रा से मिलकर बनता है। तो एक बार टेट में ये पूछा गया था कि छत्र किससे मिलकर बनता है, तो आपको पास में ऑप्शन रहते हैं का प्लस सा, और आपको याद रखना है पहले वाले में हलन तो दूसरा पूर्ण होता है। और यहां त्रा में ता प्लस रा बनता है और ज्ञ में जा प्लस या। इसको संस्कृत की भाषा में ज्ञ पढ़ा जाता है, हिंदी में सब लोग इसको ज्ञ पढ़ते हैं। और स्रा में सा प्लस रा बन जाता है। उच्छिप्त व्यंजन की यदि आप बात करेंगे तो वो बनते हैं आपके डा और ढा। कौन से बनेंगे भैया, डा और डा बनते हैं। यदि क्वेश्चन आपसे कभी ये पूछ दिया जाए कि निम्नलिखित में से कौन कौन से आपके ये सही है, निम्नलिखित में से ये कौन कौन से आपके सही हैं, तो मैं आपको एक जानकारी बता दूं, ये तीनों के तीनों सही होते हैं हमारी वर्णमाला के अनुसार। इस वाले डा को बोला जाता है, ये डा में रखा जाएगा, ये इंगा होता है और ये आपका उच्छिप्त होता है। इस सब को सही के अकॉर्डिंग में रखा जाएगा। आप लोग परेशान ना होना, पता चले कि इनमें से 4 रख दे आपको, तीसरा कह दे इनमें से कोई नहीं। भैया ये सब सही होते हैं और ये सब सही अगर हैं आपके तो बस ध्यान रखना है किस वर्ग में होते हैं। हम लोग आगे इसको पढ़ेंगे।
तो उसमें सारी चीजें आपको मिलेंगी। तो उच्छिप्त व्यंजन कौन कौन से हो गए आपके? डा और ढा। कौन से हो जाते हैं आपके? डा और ढा। तो आप लोगों ने स्पर्श व्यंजन के बारे में अभी पूरी जानकारी नहीं ली है, इसमें खाली आप लोगों ने कितने वर्ग पढ़े हैं? 5 ही वर्गों को पढ़ा है, और इसमें पांचों में प्रत्येक में 5-5 वर्ण होते हैं और टोटल 25 हो जाता है। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4 होती हैं। यारा लावा होता है। कभी कभी सीधे एग्जामिनर लिख देता है कि निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होंगे, तो यारा ला जिसमें भी लिखा होगा वो आपके क्या होंगे? अंतस्थ व्यंजन हो गए। या और वा क्या होता है आपका? अर्ध स्वर होता है। और रा क्या होता है? लुंठित या प्रकंपित। ला क्या होता है? पार्श्विक व्यंजन। सा 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 हा, इन तीनों सा को ऊष्म संघर्षी हा को काकलिया स्वरयंत्री कहते हैं। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त स्वर भी हमने पढ़े, उनकी भी संख्या 4 होती है। संयुक्त व्यंजन पढ़े, उनकी भी संख्या 4 ही होती है। तो आप लोगों को याद रखने उच्छिप्त व्यंजन हमारे डा और डा। अगर यदि कभी एग्जामिनर आपसे यह पूछ ले कि ऐसे कौन से 2 वर्ण हैं जो हम लोग अपनी वर्णमाला में पढ़ते नहीं है, वाली क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसको पढ़ते हैं, तो वहां पर आपकी आती उच्छिप्त व्यंजन। ये डा और ढा होते हैं। ये क्या से होते हैं? डा और ढा। हमारी जो वर्णमाला में होते हैं वो ये दोनों होते हैं, लेकिन हम लोग जब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं तो उच्छिप्त व्यंजन और भी ये आ जाते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आप लोग इस को देखें और बार बार देखें, सब लोग लाइक और शेयर करें। आप लोग अपना फीडबैक अवश्य दें, और जब भी इस को देखें वहां पर आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठें और यस और नो में आंसर देते रहें जब भी आप चीज़ों को पढ़ते रहें, ताकि आप लोगों को लगे, ये माहौल होना चाहिए आप लोगों के पास में कि आप पढ़ाई को कर रहे हैं। इसके लिए हम लोग कल आगे इसके बारे में और पढ़ेंगे, जानकारी और इकट्ठी करेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपने घर में रहिए अच्छी तरह से। शुभ मंगलमय।